हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक और मॉडल पे। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था टाइलर मॉडल, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेक्स मॉडल के बारे में। ये आपके करिकुलम इवैल्यूएशंस के कुछ मॉडल हैं, जैसे कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की, जिसमें ये हमारा यूनिट 5 है। ठीक है, जब आप सिलेबस देखोगे यूनिट 5 आपका करिकुलम स्टडीज है, उसमें आपका बहुत सारे मॉडल्स दे रखे हैं, जिसमें एक आपका करिकुलम इवैल्यूएशन का मॉडल है हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें आज हम बात करने वाले स्टेक मॉडल के बारे में। क्लियर है जी? चलो आगे बात करते हैं। स्टेक कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल, देखो इसके कई सारे नाम है ना, इसके आपके कई सारे नाम है। पहले कुछ नाम है, जरा सा उसको देख लो। देखो इसको स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट नाम से आ जाता है। ठीक है, स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो, और ये जो नेम मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसको कॉन्टिनेंस मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, मैं बताऊंगी अभी क्यों इनको कॉन्टिनेंस मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंस मॉडल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टेक होल्डर आपके इन्वॉल्व होते हैं, आपका इंस्टीट्यूट हो गया, कम्युनिटी हो गया, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, या फिर इसे कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है, या फिर इसको कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल भी बोला जाता है। तो ये जो तीन नाम है आपके, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टेक रिस्पॉन्सिव मॉडल आए, या फिर स्टेक कॉन्टिनेंस मॉडल आए, या फिर स्टेक कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल आए, तो ये सारी चीजें सेम है। ठीक है, देखो आप स्टेक कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल में क्या है, इसे दिया किसने था, रॉबर्ट ई स्टेक। ठीक है, रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था इस मॉडल को इन 1967। कहीं कहीं भी आपको 1970 भी दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन 1970 ही है इसका, जहां तक एक बार इसको चेक कर लीजिएगा इसके ईयर को। ठीक है, वैसे ईयर पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, सिर्फ इतना आता है कि जो स्टेक मॉडल है वो किसने दिया था। स्टेक मॉडल आपके रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था। ठीक है, इस मॉडल को डेवलप किसने किया था, रॉबर्ट ई स्टेक ने डेवलप किया था फॉर द सेंटर ऑफ इंस्ट्रक्शनल रिसर्च एंड करिकुलम इवैल्यूएशन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। ठीक है, अब देखो इनका जो स्टेक जो मॉडल है वो होता क्या है। ठीक है, स्टेक जो मॉडल है उसमें क्या होते हैं कि इनका जो फोकस होता है, ये जो मॉडल है यहाँ पे तीन टाइप के डेटा होते हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की हमें इवैल्यूएशन करनी है। ठीक है, हमें करिकुलम का अगर इवैल्यूएशन करना है तो उसके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या है, आपका एंसीडेंट्स है, ट्रांजैक्शन है और आउटकम है। ठीक है, इस मॉडल में क्या है, 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपके, 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो है आपका एंटीसीडेंट्स है, ट्रांजैक्शन है और आउटकम्स है। ठीक है, ये मॉडल दिया किसने था, रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था। आपको रटना नहीं है, जैसे मैंने कल की वीडियो में भी बताया था, सिर्फ आपको समझना है, की पॉइंट को यहाँ पे ग्रैब करो कि स्टेक मॉडल किसने दिया था, आपके रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था। स्टेक मॉडल ही कॉन्ग्रुएंस कॉन्टिजेंसी मॉडल है, आपका रिस्पॉन्सिव मॉडल भी है, कुछ भी नाम करके आए तो इन तीनों में से तो ये आपका स्टेक मॉडल ही है, जहां पे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये स्टेक होल्डर कौन है, हमारी कम्युनिटी है, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, वो इनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है। ठीक है, फॉर द सेंटर फॉर इंस्ट्रक्शनल रिसर्च एंड करिकुलम इवैल्यूएशन, ये मॉडल किसके लिए डेवलप किया गया था, फॉर द इंस्ट्रक्शनल रिसर्च एंड करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए, किस यूनिवर्सिटी में, इलिनॉइस के लिए। दिस मॉडल इज स्ट्रेस ऑन फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम एंड करिकुलम प्रोसेस, जिसमें आपके 3 सोर्सेज होते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी मॉडल का यूज करना है इवैल्यूएशन के लिए, तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी, एंटीसीडेंट्स है, ट्रांजेक्शन्स है और आउटकम्स है। ठीक है जी, इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, अकॉर्डिंग टू स्टेक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड जजमेंट ऑफ द प्रोग्राम आर 2 मेजर ऑपरेशन। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हमें पूरे किसी भी जो स्टेक है हमारे, ठीक है, स्टेक कौन है, हमारी कम्युनिटी है। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, टीचर्स आ जाएंगे, है ना, और स्टूडेंट्स आ जाएंगे, पेरेंट्स आ जाएंगे, ये सब स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, अगर हमें किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट मतलब उसको अगर बताना है, उसको जज करना है, तो उसके लिए 2 मेजर ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एक्ट होता है, एक होता है आपका जजमेंटल एक्ट।
ठीक है, अब ये चीज समझ लो, जो स्टेक है, ये स्टेक कौन है? आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, आपके टीचर्स हैं, है ना, स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिटी है, ये सब क्या है? स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोग्राम को जज करना है, ठीक है, इवेलुएट करना है, उसके दो मेजर ऑपरेशन होते हैं किसी भी इवेलुएशन में। एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव एक्ट, एक होता है आपका जजमेंटल एक्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव एक्ट क्या होता है? व्हाट वाज प्लान्ड, ठीक है, क्या प्लान किया था, और व्हाट वाज रियली व्यू टू हैपन, हमने क्या सोचा था, क्या हुआ, ठीक। जजमेंटल एक्ट क्या होता है? ये एक बेंचमार्क है, मतलब हमने एक बेंचमार्क सेट कर दिया, ठीक है, एक स्केल हमने सेट कर दी है, ठीक है, विच इज एम्प्लॉयड इन मेकिंग जजमेंट और रियल जजमेंट। हम देखो, हम जजमेंट कैसे देते हैं? हमने किसी चीज को मान लिया है कि ये मतलब ये 100% प्योर है, मैंने वहां पे मतलब उसको वहां पे एक बेंचमार्क सेट कर दिया। जैसे किसी बच्चे ने 90% स्कोर 90% स्कोर करके एक बेंचमार्क सेट कर दिया है, ठीक है, तो उस वो क्या है, एक मतलब एक बेंचमार्क की तरह वहां पे सेट हो गया। आप अब हम जिस बच्चों और जितने भी बच्चे हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको जज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या होता है? जजमेंटल एक्ट का मतलब क्या है कि एक बेंचमार्क है जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल जजमेंट आते हैं, मेकिंग एम्प्लॉयड इन मेकिंग जजमेंट और द रियल जजमेंट। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है? क्या प्लान किया था, क्या हुआ अभी, ठीक। अब एंटीसीडेंट्स की बात करते हैं, ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, आउटकम्स की बात करते हैं। उससे पहले एक चीज ये समझ लो आप, एक मिनट थोड़ा सा शॉर्ट में मैं समझा दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। रुको, जैसे आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। देखो, इसमें कीवर्ड्स में कुछ चीजें ध्यान रखो, फिर वो तीन जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसको दिया किसने था? रॉबर्ट स्टेक ने दिया था, ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपका। इसको रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था, सॉरी, ठीक है, रॉबर्ट ई स्टेक ने ये दिया था, ठीक है। इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंस मॉडल बोलते हैं, ठीक है। इस चीज को, कीवर्ड्स को ध्यान रखो, ये कीवर्ड से ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं, इस चीज को ध्यान रखो। हर चीज को हम यहाँ पे रट नहीं सकते हैं। या फिर रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्टिनेंस मॉडल क्या होता है और रिस्पॉन्सिव मॉडल क्या होता है, ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लो कॉन्टिनेंस मॉडल का मतलब क्या है और रिस्पॉन्सिव मॉडल का मतलब क्या है। देखो, कॉन्टिनेंस मॉडल का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे, कॉन्टिनेंस मॉडल का जो मतलब है वो होता है आपका, एक होता है इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, क्या है आपका? इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और एक होता है आपका आउटकम, ठीक है। इन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो हमारा इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और जो हमको आउटकम मिला है उसको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कॉन्टिनेंस मॉडल। यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, क्या करने के लिए? कॉन्ग्रेंसी निकालने के लिए कंपेयर करते हैं, टू फाइंड आउट द कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी कहने का मतलब क्या है? सिमिलैरिटी। बात समझ में आई? कॉन्टिनेंस मॉडल क्या होता है, जो हमारा इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है और जो आउटकम्स है, हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। जो हमने ऑब्जेक्टिव सोच के रखा था कि इसको अचीव करना है और जो हमें आउटकम्स मिल रहा है, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्या कंपेयर करते हैं कि क्यों टू फाइंड आउट द कॉन्ग्रेंसी, दोनों में सिमिलैरिटी पाने के लिए इसको हम लोग कंपेयर करते हैं। क्लियर है जी? इसमें कॉन्टिनेंस मॉडल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे कॉन्ग्रेंसी इसलिए बोला जाता है, कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। इसे टू कंपेयर करते हैं, कॉन्ग्रेंसी को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव मॉडल। देखो, रिस्पॉन्सिव कहने का, रिस्पॉन्सिव रिलेट किससे कर सकते हो? रिस्पॉन्स से। अब यहाँ पे रिस्पॉन्स किसका मैटर करता है? स्टेक होल्डर्स का। जो भी रिस्पॉन्स होगा आपके, जो भी रिस्पॉन्स होगा, ठीक है, रिस्पॉन्स होगा, रिस्पॉन्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन से हो सकते हैं? आपके पेरेंट्स हो सकते हैं यहाँ पे स्टेक होल्डर्स, ठीक है, टीचर्स हो सकते हैं, या फिर बच्चे हो सकते हैं, स्टूडेंट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। 3 पॉइंट हो गए आपके। ये जो था
ये रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था। इसे कॉन्टिनेंस मॉडल भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिव मॉडल भी बोलते हैं। कॉन्टिनेंस मॉडल कहने का मतलब क्या है, जो हमारा इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है और जो आउटकम्स हैं उनको हम लोग कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंसी। क्लियर है। अब रिस्पॉन्सिव मॉडल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स देखते हैं ऑफ द स्टेक होल्डर। ये स्टेक होल्डर कौन से हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हो सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आती है फोकस की बात कि इस मॉडल का फोकस किसकी तरफ था। इस मॉडल का फोकस क्या था, जो इस मॉडल का फोकस था वो क्या था आपका, हाँ एक मिनट, फोकस क्या था इस मॉडल का, प्रॉपर कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे हम जो स्टेक होल्डर है ना उनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता था, उनके फीडबैक को लिया जाता था। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेक होल्डर होते थे उनका क्या होता था, प्रॉपर कम्युनिकेशन। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उनका क्या होता था, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता था। ठीक है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता था। उसके अलावा उनका फीडबैक लिया जाता था। ठीक है, तो ये इनका फोकस था। ठीक है, मतलब जब हम इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस हम क्या करते थे, जो स्टेक होल्डर थे उनका प्रॉपर कम्युनिकेशन देखते थे, है ना, और उनसे फीडबैक लेते थे। ठीक है, तो ये पूरे इवैल्यूएशन प्रोसेस में स्टेक होल्डर आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इनका मेन फोकस क्या था, फोकस इज ऑन द प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक ऑफ द स्टेक होल्डर ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को समझने में। तो ये कीवर्ड्स हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बात की एंड, हाँ, यहाँ पे 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है आपकी, एंटीसीडेंट्स है, ट्रांजेक्शन है और आउटकम्स है। अब एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है और आउटकम का मतलब क्या होता है। देखो, एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, रिफर टू द कंडीशन दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रायर टू टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब जो वो वाली कंडीशन जो पहले से है। ठीक है, पहले, प्रायर का मतलब पहले से जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है उसके बारे में बात की जा रही है। एंड और ऑल्सो रिलेटेड टू द, पहले से जो सिचुएशन है उसके जो आउटकम्स हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। इट इंक्लूड स्टूडेंट इंटरेस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट आते हैं, स्टूडेंट्स के पास कितनी पहले से नॉलेज है वो सारी। अगर पहले से उसके पास नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, तो कैसे कम्युनिकेट करेगा, है ना, कैसे फीडबैक दे पाएगा। इट ऑल्सो फोकस ऑन द लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं उसका लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा था। इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द ट्रेडिशन एंड वैल्यूज ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके एंटीसीडेंट्स में। देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक मिनट थोड़ा पीछे चला गया, हाँ, ठीक है, एंटीसीडेंट का मतलब क्या है, कंडीशन एग्जिस्टिंग प्रायर टू करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, करिकुलम इवैल्यू मतलब वो सिचुएशन, वो कंडीशन जो पहले से है, ठीक है, वो आती है आपकी एंटीसीडेंट्स में। ठीक है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है, ठीक है, उसकी पहले की लर्निंग कैसी है, लर्निंग इन्वायरमेंट कैसा है, ट्रेडिशन एंड वैल्यूज कैसे हैं इंस्टीट्यूशन के। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे आती है, एंटीसीडेंट्स में आती है। एंटीसीडेंट्स क्या है, सोर्स ऑफ वन ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इन दिस मॉडल। क्लियर है। अब आती है बात आपकी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का मतलब ही क्या है, ट्रांजेक्ट करना, एक से दूसरे को, एक से दूसरे को, मतलब आपस में ही ट्रांजेक्शन करना। ये क्या, यहाँ पे क्या होती है, कई सारी एक्टिविटीज होती है। ठीक है, lively encounters that form the procedure of instruction in a learning situation, they are interaction that occur। देखो, इसमें क्या होता है ट्रांजेक्शन वाले में, यहाँ पे कई सारे इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, टीचर स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, स्टूडेंट जो होंगे हमारे, और जो भी करिकुलम मटेरियल होगा, मतलब क्या होगा, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी करिकुलम मटेरियल्स है उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। एजुकेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, तो ये यहाँ पे आएगा आपके ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे आपके इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, सक्सेसिव एक्टिविटीज यहाँ पे परफॉर्म होती है। स्टूडेंट टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट हो गया, स्टूडेंट टू करिकुलम मटेरियल हो गया, टीचर स्टूडेंट में इंटरेक्शन हो रहा है, स्टूडेंट स्टूडेंट में इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक, तो एंटीसीडेंट में क्या हो गया, जो प्रायर कंडीशन है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। ट्रांजेक्शन में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट में जो कई सारे जो इंटरेक्शन होते हैं स्टूडेंट टीचर में, स्टूडेंट और करिकुलम मटेरियल के बीच में, इन्वायरमेंटल एजुकेशनल इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे ट्रांजेक्शन में आ जाते हैं।
ठीक। आउटकम्स का मतलब क्या है, आर रिलेटेड टू द इंटेंडेड एज वेल एज द अनइंटेंडेड आउटकम्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन ऑन स्टूडेंट। देखो आउटकम का मतलब ही क्या है, हम आउटकम में क्या देखते हैं, जो भी करिकुलम हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारे टीचर्स पे, हमारी कम्युनिटी पे, ठीक है, यही तो होता है आउटकम। आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने चीज अप्लाई की है, जो भी हमें करिकुलम अप्लाई किया है, ठीक है, उसका क्या वो रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, जो भी हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में बात की जाती है। इम्पैक्ट करिकुलम का कहाँ पे देखा जाता है, स्टूडेंट पे देखा जाता है, टीचर्स पे देखा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन पे देखा जाता है, कम्युनिटी पे देखा जाता है। यहाँ पे जो भी इमीडिएट आउटकम्स होते हैं, इमीडिएट आउटकम्स वर्सेस लॉन्ग रेंज, ये आप ये लाइन को आप याद रख कर सकते हो, इमीडिएट आउटकम जो होते हैं वर्सेस लॉन्ग रेंज आउटकम्स होते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ये आपकी 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये क्या है? 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपके इस स्टेक मॉडल में आते हैं आपके। दिस मॉडल परसीव्स हाउ डिफरेंट, ये जो मॉडल है, दिस मॉडल परसीव्स हाउ डिफरेंट बेंचमार्क वर्कड, रिलाइंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन सेटिंग्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट, द रिकॉग्निशन ऑफ सेंसिबल पॉसिबिलिटी अमंग द इंसिडेंट ट्रांजेक्शंस एंड आउटकम इज अ सिग्निफिकेंट। देखो इसमें ओवरऑल ये देख लो, ये जो मॉडल है, ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल 3 सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो यही से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मतलब इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग इस मॉडल पे काम होता है। यहाँ पे एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है, ठीक है। इस मॉडल में जो होता है प्रॉपर जो फोकस होता है किस पे होता है, स्टेक होल्डर्स के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, ठीक है, उनके जो भी फीडबैक है उनके बारे में बात की जाती है। और यहाँ पे जो हमारा जो इंटेंडेड आउटकम है, ठीक है, वो क्या जो हमें इंटेंडेड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या आउटकम जो हमें मिल रहा है उसके साथ उसको हम कंपेयर करते हैं टू फाइंड आउट द कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है आपके 3 ये फीचर्स हैं आपके, एंटीसीडेंट्स एंड ट्रांजेक्शन एंड आउटकम्स है। द इवेल्युएटर इज मेकिंग डिसीजन इन रिगार्ड्स टू द, जो इवेल्युएटर है वो डिसीजन लेता है कि जैसे हमें हमारा जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव है, जो आउटकम्स है, उसके बीच में सिमिलैरिटी मिल पाए, ठीक है। अब इसके कुछ स्टेप्स है, जो भी इवेल्युएटर होंगे उसके लिए क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप्स को आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ स्टेप्स है। अच्छा एक चीज यहाँ पे ये देख लो, इनका जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था, यहाँ पे इस मॉडल में एक फ्लॉ भी था, मतलब एक गलती भी थी। क्या थी? इन द मॉडल इज द इग्नोरेंस द कॉज ऑफ आउटकम। यहाँ पे इन्होंने आउटकम्स का क्या परिणाम होगा उसके बारे में बात नहीं की थी, इसको इग्नोर कर दिया था इन्होंने। तो इनका जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि इग्नोर किया था कॉजेस ऑफ द आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो भी क्लाइंट थे, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स थे, वो करिकुलम के वीकनेस के बारे में बात ही नहीं करते थे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता था, बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं, जब आपस में कम्युनिकेशन होगा तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। तो ये सारे कुछ इनके डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है। अब बात आती है कि कौन कौन से स्टेप्स को यहाँ पे फॉलो करते हैं इवेल्युएटर। देखो सबसे पहला आता है स्टेप आपका, द इवेल्युएटर मीट द स्टेक होल्डर। जो इवेल्युएटर है सबसे पहले क्या करेगा, जो भी हमको, जैसे मुझे करिकुलम को इवेल्युएट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस स्कूल में जाके पहले देखना पड़ेगा ना, ठीक है। उस स्कूल में जाएंगे, जो स्टेक होल्डर्स होंगे उनसे मिलेंगे, ठीक है। द इवेल्युएटर ड्रॉज ऑन सच डिस्कशन टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इवेल्युएशन। कुछ वो क्या करेगा, जब उनसे बातचीत होगी, कम्युनिकेशन करेगा, डिस्कस करेगा, तो कुछ मतलब कुछ चीजें इंफॉर्मेशन को निकालेगा, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन को निकालेगा। द इवेल्युएटर ऑब्जर्व द करिकुलम क्लोजली टू फाइंड आउट द अनइंटेंडेड डेविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड वंस। मतलब क्या है, इवेल्युएटर ने क्या किया, पहले वहां के मतलब जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ वो जाके मिलता है। मिलने के बाद उनसे जब बातचीत होती है, बातचीत करने के बाद वो क्या करते हैं, जो भी मतलब बताते हैं, जो भी डिस्कशन होता है उनसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करता है। उस इन्फॉर्मेशन के बाद वो जब वो इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है, उसके बाद वो करिकुलम को ऑब्जर्व करता है और देखता है कि कौन से मतलब कौन से जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कौन से वो ऑब्जेक्टिव हैं, अनइंटेंडेड ऑब्जेक्टिव हैं जो फुलफिल नहीं हुए थे, ठीक है, ठीक है। हम वो कुछ को मतलब कौन से ऐसे इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव हैं जो फुलफिल नहीं हो चुके थे, नहीं हुए, या फिर जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब इंटेंडेड और अनइंटेंडेड,
ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को वो देखेगा, ठीक है, कि जो क्या चीजें यहाँ पे अप्लाई हुई है, क्या चीजें यहाँ पे नहीं अप्लाई हुई है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो सारी चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, करिकुलम के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को यहाँ पे कंसिडर करेगा। द इवेल्युएटर फाइंड आउट द रियल पर्पस ऑफ द, उसके बाद वो जब उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर लेगा, सारी अनइंटेंडेड और इंटेंडेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देख लेगा, ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद वो उसको एक पर्पस मिल जाएगा कि हाँ अब मुझे इस वाले पे इसको फुलफिल करना है, ठीक है, करिकुलम को कैसे मुझे बनाना है, ठीक है, करिकुलम को कैसे बनाना है, उसके में क्या क्या उसको वहां पे क्या क्या इश्यूज आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके बारे में बात होगी। एप्रोप्रिएट डेटा उसके लिए वो कलेक्ट करेगा, डेटा तो कलेक्ट करना ही पड़ेगा तभी तो वो काम कर पाएगा। उसके बाद उन डेटा को क्या करेगा वो ऑर्गेनाइज करेगा। फिर वो जो डेटा ऑर्गेनाइज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टेक होल्डर, ठीक है, जो भी नीड होगी स्टेक होल्डर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इवेल्युएटर होगा अपने डिसीजंस को लेगा। ठीक, तो ये कुछ स्टेप्स हैं आपके जो इवेल्युएटर जब करिकुलम को इवेल्युएट करेगा तो उस टाइम पे वो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता है। ये कुछ 8 स्टेप्स हैं आपके, इसको रटना नहीं है, बस एक बार आप इसको देख लो, ठीक है। मेन चीज सबसे देखो यहाँ पे कीवर्ड्स कैसे, सबसे पहले इवेल्युएटर क्या करेगा, मीट करेगा स्टेक होल्डर से, पहला कीवर्ड यहीं पे हो गया। उसके बाद वो डिस्कशन करेगा और डिटरमाइन करेगा स्कोप ऑफ इवेल्युएशन प्रोसेस। उसके बाद वो क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा, फाइंड आउट क्या करेगा, अनइंटेंडेड डेविएशन फ्रॉम द इंटेंडेड वन, ठीक है। उसके बाद क्या जाएगा, रियल पर्पस फाइंड कर लेगा करिकुलम का, आइडेंटिफाई करेगा इश्यू और प्रॉब्लम, उसके बाद डेटा को कलेक्ट करेगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करेगा इन्फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइज कैसे करेगा, मतलब वो जो भी डिसीजन ऑर्गेनाइज कर लेगा तो अपने जो भी डिसीजन होंगे वो किसके अकॉर्डिंग लेगा, स्टेक होल्डर्स की नीड के अकॉर्डिंग वो ले लेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका स्टेप्स थे, ठीक है। इसके अलावा आज हमने स्टेक्स मॉडल को पूरा यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। ये आपका सेकेंड मॉडल है करिकुलम इवैल्यूएशन का। इसके बाद आपका स्क्राइवन मॉडल बचता है, ठीक है, हिल्डा टाबा मॉडल बचता है, किलपैट्रिक, ठीक है, ये टाबा मॉडल है जो आपका गोल फ्री मॉडल है, ठीक है। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है या कुछ दिक्कत है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिनको जरूरत हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।